कहानी थोड़ी अलग है मगर बेमिसाल है। जुनून हद पार है लेकिन सुकून भी बेशुमार है। मोहब्बत, इश्क, रश्क, प्यार है लेकिन दीवानगी, शिद्दत और पागलपन सरहद से गुजर जाने वाला है। दृश्य: दुल्हन के लिबास में खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखें जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा इस वक्त तकलीफ में थी। कुछ ही देर में उसकी बारात आने वाली थी जिसमें उसके सैयां उसे हमेशा के लिए अपने साथ के जाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर कोई खुशी और उमंग नजर नहीं आ रही थी। वो तो मूरत की तरह उदास खड़ी थी। तभी उसकी दोस्त कमरे में एंटर होती हैं और उस लड़की के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर चिंतित होकर कहती हैं, अभी भी वक्त भाग जाए, मत करिए ये शादी जिसमें आप ही खुश नहीं है। अपनी दोस्त की बात सुनकर उस लड़की की खूबसूरत आंखों से आंसू की बूंद निकल ही जाती है जिसे वो न जाने कब से रोके हुए थी। उसके आंसू देखकर उसकी दोस्त ने उसके चेहरे को थाम लिया और दुखी होकर बोली, प्लीज़ भाग जाइए यहाँ से, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन ऐसे इंसान से शादी मत कीजिए जो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसे सिर्फ अपने उसूलों की परवाह है, जिसके लिए उसके परिवार और इज्जत से बढ़कर कोई नहीं है, जो अभी से आपके ऊपर इतना हक जताता है, जो अभी से आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाता है, जो खुद को आपका मालिक समझता है। सोचिए, शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? कैसे जिएंगी आप ऐसे इंसान के साथ जो इतना ज़्यादा सख्त, डोमिनेटिंग, पजेसिव और रौद्र रूप वाला है, जो संस्कारों, मर्यादाओं और नियम कायदों के नाम पर अपनी हुकूमत चलाता है, जो आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है, अपने इशारों पर चलाना चाहता है। कई बार उनका डोमिनेशन मुझे पागलपन लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान साइको है, आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। बच जाए ऐसे इंसान से प्लीज़। अपनी दोस्त की बात सुनकर वो लड़की अपने आंसू पोंछकर अपनी मीठी लेकिन दुखी आवाज़ में कहती हैं, भूलिए मत, एक बार भागने की कोशिश की था, याद है ना आपको? और जब उन्होंने हमें पकड़ा था तब उनका वो रौद्र रूप और उनका वो पागलपन याद है ना आपको, या भूल गई आप? अब कुछ नहीं हो सकता और हमें करना भी नहीं है। राणा सा से हमारी शादी होना हमारी नियति है जिसे हमने कबूल कर लिया है। हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, मगर राणा सा हमें ढूंढ ही लेंगे। कौन कहता है कि ये एक अरेंज मैरिज है, जबकि हमें तो ये ज़बरदस्ती की शादी लगती है जिसे दोनों परिवारों की इज्जत के लिए हमें निभानी ही होगी। आखिरकार वे हमारे बेदर्द सैयां हैं। पेंसिव फेस। इतना कहकर उस लड़की की आंखें फिर से भर आए और वो अपनी सहेली के गले लग गई। उसकी सहेली उसकी पीठ सहलाने लगी और उदासी से बोली, डर नहीं लगता ये सोचकर कि इतने सख्त और हुकूमत चलाने वाले डोमिनेटिंग इंसान के साथ जिंदगी भर कैसे रहेंगी आप? लड़की, रह लेंगे, अब तो आदत बन चुकी है, क्योंकि सगाई के बाद से ही राणा सा का डोमिनेशन और उनकी हुकूमत शुरू हो गई थी। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन राणा सा हमारी रग रग से वाकिफ़ है, वे हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम आज भी उन्हें और उनके असली बर्ताव को समझ नहीं पाए हैं। उनके दिमाग में कब क्या चलता है ये कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। बहुत खतरनाक और अकल्पनीय इंसान है हमारे डोमिनेटिंग हस्बैंड, जिनकी आज हम होने जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। उस लड़की के इतना कहते ही बंगले से बाहर ढोल नगाड़े की आवाज़ें आने लगती है, पटाखे जलने लगते हैं जिनकी आवाज़ें पूरे आसमान में गूंज रही थी। बहुत ही शाही और शान शौकत से परिपूर्ण बारात आई है इस खूबसूरत सी लड़की को ले जाने। बारात भी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं आ रही थी, ये बारात तो शहर के तो क्या देश के भी रईस खानदानों में से एक खानदान यानी कि राणा खानदान के यहाँ से आ रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर दुल्हन सिहर उठती है और घबराते हुए खिड़की के पास जाकर पर्दे हटाकर नीचे देखती है तो उसके बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने लहंगे पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती हैं और सांसें फूलने लगती है। उस लड़की की आंखों में एक रौबदार, दमदार, आकर्षक, राजपूत सम्राट के समान वीर और हैंडसम शख्स की छवि दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर तेज और गुरूर साफ नजर आ रहा था। उस हैंडसम शख्स को देखकर वो लड़की अपनी आंखें बंद करके अपने सीने पर हाथ रखकर उदासी से कहती हैं, राणा सा, क्या हो आप? क्यों इस तरह के हो आप? क्यों हमारे पीछे पड़े हो आप? क्या चाहते हैं हमसे आप? उस लड़की के इतना कहते ही बंगले के द्वार पर मौजूद दूल्हे के रूप में किसी सम्राट समान वीर और रौबीले राणा खानदान के चिराग हाथों में तलवार लिए, माथे पर सहरा बांधे, आंखों में तेज और चमक लिए, भावशून्य होकर अचानक से ही अपनी हरी और तेज नजरों से बंगले के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर देखते हैं तो उनकी दुल्हन झेप जाती है और झट से पर्दे के पीछे छुप जाती है। और ये देखकर राणा सा की मुट्ठी भींच जाती है और वे अपने मन बेहद आकर्षक और उतने ही खतरनाक तरीके से कहते हैं, हम क्या है, क्यों है, कैसे है, ये कोई जान नहीं सकता, लेकिन जिद हमारी सिर्फ आप हो। अब जिद पर उतर ही चुके हैं तो आपको मिसेज राणा बनाकर हमारे खानदान में शामिल करके रहेंगे, आपको हमारी होना ही पड़ेगा। पहली बार किसी इंसान की जिद की है तो अब इस जिद को इसकी मंजिल तक लेकर ही जाएंगे। फायर डॉट 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 डॉट। कैसा लगा आपको मेरी नई जुनूनी कहानी का छोटा सा ट्रेलर? कमेंट करके बताइए दोस्तों। दरअसल ये कहानी अरेंज मैरिज जोड़ साइको लव स्टोरी का मिश्रण है, यानी कि शादी के बाद हीरो का साइकोनेस और मैडनेस शुरू होगा जो कि हर हद पार करेगा। मैंने सभी रीडर्स की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इस कहानी की रचना की है, जो कि एक अरेंज मैरिज है, लेकिन हस्बैंड साइको है और अपने प्यार में आगे हर हद और सरहद पार कर देगा। जुनून की चरम सीमा से भी बाहर जाएगा।
कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने उसूलों का पक्का और पद पर आसीन मर्यादित पुरुष है। अपने हर रिश्ते को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य समझकर शिद्दत से निभाता है, लेकिन कभी किसी के मुंह में नहीं पड़ता, क्योंकि जनाब बचपन में हुए एक हादसे की बदौलत पूरी तरह से निर्मोही बन चुके हैं, जिस वजह से अपने दिल की बात कभी किसी को बताते नहीं है। हालांकि ये अपने दिल की सुनते ही नहीं है, उसे तो अपने सीने में कहीं दफन कर दिया है और दिमाग की हुकूमत को स्वीकार करते हैं। तो क्या होगा जब यही भावहीन और सख्त इंसान अपने इश्क में साइको बन जाएगा और अपनी हर हद पार करेगा? उसकी काली गहरी निगाहों में एक अलग ही जुनून और तपिश नजर आ रही थी। उसके बदन की बनावट, उसकी चाल ढाल, उसकी बोली, उसका ऑरा, सब कुछ बेहद आकर्षक और डोमिनेटिंग दिख रहा था। साफ दिख रहा था कि उस इंसान का व्यक्तित्व कितना ज्यादा प्रभावशाली और औहदे वाला है। अपने ऊंचे और रईस खानदान का घमंड तो उसके चेहरे के हर एक हाव भाव से झलक रहा था। घमंड को भी हद से ज्यादा घमंड हो जाए, इतना घमंडी इंसान है वो। कमी किसी चीज़ की नहीं है, दिल भी दिया है भगवान ने, लेकिन जनाब दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, इसी वजह से ज़रा कम बोलते हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो तबाही ही लाते हैं। इनके लिए इनकी माँ से बढ़कर और कोई नहीं है। जनाब माँ के लाडले और होनहार बेटे हैं, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही राणा खानदान के इतने विशाल और विस्तृत बिजनेस को हैंडल कर लिया था। पिता की अकाल मृत्यु ने इनकी माता को तोड़ दिया था और जनाब के दिमाग पर एक गहरा असर किया था, जिस वजह से वे बढ़ती उम्र के साथ साथ क्रूर और निर्मोही इंसान बनते गए। लेकिन इन्होंने छोटी सी उम्र में अपनी बहन, छोटे भाई और माँ के साथ साथ पूरे राणा एम्पायर को संभाल लिया। अपनी माँ, बहन, छोटे भाई और बिजनेस में इतने खो चुके हैं कि कभी खुद के बारे में नहीं सोचा और सोचना चाहते भी नहीं है। इन्हें बस अपनी माँ, बहन, छोटे भाई को खुश देखना, खुद तो कभी मुस्कुराते भी नहीं है और अपने बिजनेस को दुनिया के हर एक कोने में फैलाना है। जनाब स्वभाव से पूरे के पूरे डोमिनेटिंग है, यानी कि सामने वाले को अपने आगे कैसे झुकाना है ये इन्हें अच्छे से आता है। इनके गर्म मिजाज और उग्र स्वभाव की वजह से सब लोग इनके आगे झुकते भी है। इनका कहा कोई नहीं टाल सकता, कोई मतलब कोई भी नहीं। पूरे इंडिया में तो जनाब एक जानी मानी और रौबदार हस्ती है ही, लेकिन विदेशों में भी इनके चर्चे सुर्खियों में छाए रहते हैं। अब हैंडसम है तो जाहिर सी बात है लड़कियां दीवानी भी है, लेकिन हमारे अड़ियल और सख्त मिजाज के हीरो ज़रा दुनिया की इन हसीन हसीनाओं से दूरी बनाकर रखना उचित समझते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इनकी शादी किसी गलत और बिगड़ल लड़की से हो गई जो परिवार को तोड़ना जानती है, तो फिर इनका जान से भी ज़्यादा प्यारा परिवार बिखर जाएगा, जिनके लिए हमारे हीरो इतना सब कुछ करते हैं। और वैसे भी परिवार और बिजनेस से कभी फ्री हुए ही नहीं जो खुद के बारे में सोच सके। जनाब कई रिश्ते तो ऐसे ही ठुकरा चुके हैं, क्योंकि लड़की इन्हें सुशील और संस्कारी चाहिए, जो कम बोलती हो और सुनती ज़्यादा हो, जिसकी नज़रें कभी ऊपर उठती ही ना हो, जो इनके इशारे पर ही चले और अपनी ज़िंदगी इनके हवाले कर दे। अब आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियां मिलना आसान तो नहीं है, लेकिन लिखी है एक खूबसूरत लड़की इनकी किस्मत में भी, जो इनकी ज़िंदगी में आकर इन्हें ज़िंदगी का एक अलग ही अनुभव करवा देगी। कहानी एक प्यारी सी लड़की की है जो चुलबुली है, नटखट भी है, लेकिन समझदारी की मूरत भी है। रिश्ते निभाना दिल से जानती है और वहाँ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है। खुशी से बड़ों की इज्जत करते हुए ये प्यारी सी तितली अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन इसे क्या पता था कि इस आज़ाद और खुशमिजाज तितली को कैद होना होगा एक डेविल की बंधनों और मर्यादाओं वाली सख्त दुनिया में। डोमिनेशन शब्द इसकी ज़िंदगी बना जाएगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इनके डोमिनेटिंग हस्बैंड, जिनके उसूलों से इस चुलबुली तितली की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। खुले आसमान में उड़ती, फूलों की महक लेती इस खूबसूरत तितली को राणा खानदान के नियमों और कायदों में ऐसा जकड़ना होगा जिसकी कोई हद नहीं। अपने डोमिनेटिंग हस्बैंड की मुट्ठी में कैद होकर पूरी जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिताने जा रही है जो आखिरी बार कब मुस्कुराया था ये उसका परिवार और वो खुद नहीं जानता है। लेकिन कहते हैं ना, आशिकी अच्छे अच्छों को हिलाकर रख देती हैं, तो फिर ये डोमिनेटिंग हस्बैंड क्या ही चीज़ है। आगे आगे देखिए जनाब अपनी माशूका के इश्क में कितने बावले होते हैं। हालांकि मुंह से कबूल करने में जनाब को दिक्कत तो होगी ही, अरे एक दूजो ठहरे, बंधनों में ऐसा जकड़ा है, चाह कर भी छूट न पाओगी। रिश्ते की माला में ऐसा पिरोया है, चाह कर भी तोड़ न पाओगी। न दिल का ना दिमाग का, मगर गुरूर का रिश्ता है। आन बान और शान हो, मेरे घर की इज्जत हो, मर्यादा हो, मान और सम्मान हो, मकसद हो तो जुनून भी तुम हो। राह चुनी मैंने है, मंजिल पर कब्जा भी मेरा, दिल लगी ना सही मगर दीवानगी सिर्फ तुम हो। बाई राणा सा, चाहते हैं बेपनाह ये जताते नहीं, दीवाने हैं आपके ये बताते नहीं। समुद्र से भी गहरी मोहब्बत है हमारी, लेकिन कभी दर्शाते नहीं। बाई राणा सा। आए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको राजपूतों की भूमि राजस्थान ले जाते हैं, जहां से शुरू होने जा रही है इश्क की एक अनोखी दास्तां, जिसमें जुनून, दीवानगी, शिद्दत और तड़प कूट कूट कर भरी है। किसी मासूम, प्यारी, चंचल, खूबसूरत लड़की को डोमिनेट करना क्या होता है, उस पर हुकूमत चलाना क्या होता है, वो हम अपनी कहानी के मिस्टर परफेक्शनिस्ट, हैंडसम, हॉट, गुस्सैल, मर्यादा के पुजारी और घमंड की खान हीरो से सीखेंगे। और किसी क्रूर, गुस्सैल और अकड़ू इंसान को अपने प्रेम में दीवाना बनाना क्या होता है, उसे अपने इश्क में कितना पागल बनाना कि फिर उसे कुछ और नज़र ही नहीं आए, वो हम अपनी कहानी की खूबसूरत और बेहद प्यारी हीरोइन से सीखेंगे। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं।
उदयपुर शहर, राजस्थान। अब इस खूबसूरत शहर की तारीफ में तो क्या ही कहे, ये तो है ही हमारे राजस्थान की आन बान और शान, उसकी खूबसूरती और राजपूतों की गाथा गाने वाला एक खूबसूरत और सुहावना शहर है। उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि एक अकेले शहर में इतनी सारी झीलें होंगी तो फेमस तो होगी ही। आइए इस खूबसूरत और हसीन शहर की छोटी सी झलक देख लेते हैं। उदयपुर नगरी में एक जाने माने राजवंशी खानदान यानी कि राणा खानदान का दबदबा और रुतबा छाया रहता है। वजह इस खानदान के वीर राजपूत पूर्वज और वर्तमान में इसी खानदान के बड़े बेटे इस राजवंश के चिराग, गुरूर, गौरव, आन बान और शान कुंवर कायम सिंह राणा हैं। कायम राज्य का नंबर 1 बिजनेसमैन है। इसके अलावा पूरे देश में अभी तक वो बिजनेस टाइफून ऑफ द ईयर का अवार्ड 5 बार जीत चुका है। सबसे पहला अवार्ड तो जनाब को 21 की उम्र में ही मिला था और अब हमारे हीरो पूरे 27 साल के हो गए हैं और देश के साथ साथ विदेश में भी अपना परचम लहरा चुके हैं और लहरा भी रहे हैं। कायम की इतनी उम्र में भी बहुत इज्जत और मान सम्मान है जिसे उसने अपने पूर्वजों का उपहार स्वरूप संजो कर रखा है। जनाब खानदान की मान मर्यादा के बड़े पक्के हैं, चाहे किसी की जिंदगी इधर से उधर हो जाए लेकिन ये अपने उसूल कभी नहीं छोड़ते। राणा खानदान के इकलौते सम्राट और राणा बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के मालिक हमारी कहानी के नायक और अपने गुस्सैल सख्त स्वरूप के कारण कई बार खलनायक कुंवर कायम राणा ही है। जनाब पिछले 2.5 महीनों से नैनीताल में अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां इन्होंने अपने लिए पूरे 50 करोड़ का आलिशान बंगला ऊंची पहाड़ी पर खरीद लिया है और वहीं अपनी पूरी टीम से साथ वर्क कर रहे हैं। बस 1-2 दिन बाद कुंवर कायम राणा की उदयपुर वापसी होने वाली है, वो भी वे अपनी मासा के कहने पर आ रहे हैं क्योंकि इनके लिए एक लड़की का रिश्ता आया है, तो इसी सिलसिले में अपने सुपुत्र को उदयपुर वापस बुलावा भेजा गया है। राणा पैलेस, उदयपुर। अरावली की पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ उदयपुर शहर एक वैभवपूर्ण और आकर्षक पर्यटन स्थल है। यहाँ पिछोला झील के बीच सीप में मोती की तरह नजर आता है लेक पैलेस, जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव द्वारा निर्मित मीठे पानी की जयसमंद झील भी उदयपुर में है। इसी जयसमंद झील के किनारे एक आलीशान और विशाल महल मौजूद है जिसका नाम है राणा पैलेस। ये राणा पैलेस शहर का सबसे बड़ा और आलीशान महल है जो हमारे नायक और उसके पूरे परिवार का आवास स्थल है। महल की खूबसूरती तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। महल के बड़े से आलीशान हॉल के बीचों बीच बड़े से शाही सोफे पर एक औरत वृद्ध महिला बैठी हुई थी जिन्होंने पीले रंग की भारी और सोना का वर्क की हुई साड़ी पहनी हुई थी। इसके अलावा गले में धारण मोतियों का हार और चेहरे पर राजपूती शान और रौब नजर आ रहा। इनकी उम्र यहीं कोई 70 साल के आसपास होगी। ये है श्रीमती वसुंधरा विजय सिंह राणा, हमारे हीरो कायम राणा जी की दादी सा हुकुम। दादी सा हुकुम तुलसी की माला जप रही थी और अपने पोते के उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए जा रही थी। उनके माथे पर उभरती चिंता की लकीरें देखकर एक वृद्ध आदमी जिनकी उम्र यहीं कोई 75 साल के आसपास होगी, उनके पास जाकर उनके सामने वाले सोफे पर बड़ी शान से बैठ गए और अपनी पत्नी की माला जप पूरी होने का इंतजार करने लगे। वसुंधरा जी ने जैसे ही माला का जप पूर्ण किया तभी उनके पति यानी कि राणा विजय सिंह जी प्रेम से बोले, कितनी भी प्रार्थना पूजन कर लीजिए लेकिन हमें नहीं लगता कि कुंवर कायम के बदलाव और उनके गुस्से में कोई परिवर्तन आएगा। अपने पिता की मौत ने उन्हें इतना उग्र और क्रूर बना दिया है जिस पर शीतल जल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वसुंधरा जी गहरी सांस लेते हुए बोली, जी वजह पिता की मौत से ज्यादा तो अपनी मासा की बातों में आना है, लेकिन हमें हमारे एकलिंग जी भगवान शिव जी पर पूरा विश्वास है कि शीतल जल से ना सही लेकिन शीतल और सौम्य स्वभाव की लड़की से कुंवर कायम बदल जाएंगे। इसलिए उनके लिए लगातार पिछले 1 साल से पूरे राजस्थान में से सुशील और सौम्य लड़कियां देख रहे हैं, लेकिन आपके पोते को हर लड़की में कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है। जबकि आज तक इनके लिए जितनी भी लड़कियां देखी है उनमें से एक के सामने भी इन्होंने ढंग से देखा नहीं था, लेकिन फिर भी पहचान गए कि ये लड़की परिवार के लिए उचित नहीं। इतना कहकर वसुंधरा जी मुस्कुराने लगी, तभी विजय सिंह जी भी मुस्कुराने लगे और बोले, वैसे मानना पड़ेगा हमारे पोते को कि आज के ज़माने में भी और इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वे अपने रीति रिवाजों, सभ्यता और संस्कृति को भूले नहीं है और पत्नी भी उन्हें ऐसी ही चाहिए। लेकिन न जाने ऐसी कन्या इस दुनिया में कहाँ छुप कर बैठी है और कब वो हमारे पोते की जिंदगी में बहार बनकर दस्तक देगी और उनके चेहरे पर बरसों से गायब मुस्कान दोबारा लौटा देगी। रिलीव्ड फेस। वसुंधरा जी ने भी गहरी सांस ली और अपने पोते के बारे में सोचने लगी। वहीं उन दोनों पति पत्नी को बातें करते हुए फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में खड़ी एक महिला भावहीन तरीके से उन्हें घूर रही थी। उस महिला ने सुनहरे रंग की ब्रांडेड साड़ी पहन रखी थी, बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और आंखें एकदम कोरे कागज की तरह नजर आ रही थी। तभी उनके पास एक जवान लड़की आती है जिसने हैंडवर्क की हुई हैवी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। पूरी तरह से सजी संवरी नई नवेली दुल्हन जैसी वो दिख रही थी। उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और ईर्ष्या से बोली, दादा सा हुकुम और दादी सा हुकुम तो भाई सा के लिए ऐसी पत्नी चाहते हैं जो उन्हें ही खुशियां देना कि हमारे इस खानदान को संभाले और ना ही हम सबको खुश रखे, जबकि हमें तो ऐसी बहू ढूंढनी है जो हम सबको और इस पूरे खानदान को संभाल सके। अपनी बेटी प्रीतिका अभय सिंह की बात सुनकर वो भावहीन महिला गहरी सांस लेते हुए अपनी सख्त आवाज में बोली,
बेटा हमारा है, उनकी जिंदगी भी हमारी ही है, तो उनके लिए बीवी भी हम ही लेकर आएंगे, वो भी ऐसी लड़की जिसकी जुबान खुले तो सिर्फ खाना खाने और आज्ञा मानने के लिए ही खुले, इसके अलावा नजरें झुकी रहे और संस्कारों से परिपूर्ण रहे। हमारे बेटे को हमसे कोई दूर नहीं कर सकता, उनकी होने वाली पत्नी भी नहीं। अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हम ऐसी ही लड़की ढूंढ रहे हैं जो सीधी साधी और भोली हो, जिसे हम अपने अनुसार ढाल सके, ना कि माँ सा और पिताजी सा के अनुसार। प्रीतिका, वो सब तो ठीक है माँ सा, लेकिन भाई सा तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, यहाँ तक कि उनके गुस्सेल रूप से तो आप भी डरती है। फिर वो सख्त और गुरूर से भरपूर महिला जो हमारे नायक की माँ है, जिनका नाम वैष्णवी स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह राणा है, बोली। हमारे बेटे भले ही अपने गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन अंत में शांत होने के लिए अपनी मासा के पास ही आते हैं। आप चिंता मत कीजिए बेटा, आपकी मासा इस खानदान की मान मर्यादा बचा कर रखेंगी और एक बंद जुबान की सीधी सादी बहू लेकर आएगी, और वैसे भी कुंवर कायम को भी कम बोलने वाली, सीधी सुशील और सौम्य स्वभाव की लड़की ही घर की बहू के रूप में और अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। अपनी मासा की बात सुनकर प्रीतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती हैं। उसके जाते ही वैष्णवी जी अपनी मुट्ठी भींचकर अपने स्वर्गीय पति को याद करते हुए बोलती है, आप तो हमें अपनी 3 औलादों के साथ अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, आपके होनहार बेटे ने 17 साल की उम्र से ही आपके इतने बड़े बिजनेस और एम्पायर को हैंडल कर लिया है, और आज राजस्थान के नंबर 1 बिजनेसमैन और देश के टॉप 3 बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार है। और अपने ऐसे होनहार और रौबदार बेटे के लिए हम एक सीधी साधी लड़की ही लेकर आएंगे, जिसकी जुबान कभी हमारे बेटे के आगे ना खुले। ये है वैष्णवी जी कायम की माँ, जो ऐसी इसलिए बन गई है क्योंकि इनके पति की अकाल मृत्यु ने इन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, और आज ये खुद को मजबूत बनाते बनाते एकदम सख्त और क्रूर बन गई है। अब क्या ही कर सकते हैं, वो अपने बहुत बड़ा धोखा दिया था इन्हें भी। वैष्णवी जी वहां से जाने लगी और अपने मन में चिंतित होकर बोली, इस बार जो लड़की देखी है वो न जाने कैसी होगी, और कहाँ है हमारे बेटे की होने वाली जीवन संगिनी, कहाँ है वो जिसे इस पूरे खानदान को संभालना है, जिसे हमारी और हमारे बेटे की हुकूमत को स्वीकार करना है। हे एकलिंग जी, भगवान कृपया करके बता दीजिए कहाँ है वो कन्या और कब आएगी वो हम सबके जीवन में। नैनीताल, उत्तराखंड। कुमायूं की घाटियों में गूंजती एक खूबसूरत और मधुर आवाज को सुनकर पहाड़ की चोटी पर किनारे पर पड़े एक पत्थर पर बैठी लड़की बोली, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या 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 बात है, हमारी प्यारी प्यारी सहेली क्या गाती है, आप क्या मधुर आवाज़ है आपकी, आनंद आ गया आपकी आवाज़ सुनकर। हाय, हमारे होने वाले जीजों सा कितने लकी होंगे ना, जिन्हें आपकी मधुर आवाज़ 24 घंटे सुनने को मिलेगी। वाह कथ्या, हम तो दीवाने हैं आपकी आवाज़ के। इतना कहकर इसने पहाड़ के किनारे आपकी बाहें फैलाकर खड़ी कथ्या के चेहरे पर बेहद आकर्षक और खूबसूरत मुस्कान आ जाती हैं। उसके मुस्कुराते ही उसके गाल लाल होने लगते हैं। अब क्या करे हमारी नायिका यानी कि कथ्या राठौड़ है ही इतनी नाजुक सी और फूलों की पंखुड़ियों जैसी। कथ्या पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस किए जा रही थी। उसने लाल शिफॉन का लॉन्ग घेर वाला कुर्ता पहना हुआ था और उसका लाल दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। उसके हल्के भूरे और थोड़े ज्यादा काले सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरत को 4 चांद लग रहे थे। कथ्या ने अपनी आंखें खोली तो उसकी खूबसूरत हरी आंखों में एक अलग ही चमक और नूर नजर आ रहा था। उसके पतले गुलाबी होठों पर छाई ये मुस्कान हाय पत्थर को भी पिघला दे। बदन का दुधिया गोरा रंग, ऊपर से गालों में पड़ते डिंपल हमारी कथ्या को बेमिसाल हुस्न की मलिका और खूबसूरत बना रहे थे। वही उसकी खामोशी देखकर पत्थर पर बैठी उसकी बचपन की दोस्त शिखा अपनी जगह से खड़ी होकर कथ्या के पास आए और बोली, एक तो इतनी ज्यादा खूबसूरत आप खुद है, ऊपर इतनी प्यारी और खूबसूरत आपकी आवाज़ है, तो जीजोसा का दीवाना होना, अरे हम तो कहते हैं आपके प्रेम में साइको होना बनता ही है। एक ऐसा साइको आशिक जो आपके प्रेम में पागल होकर चारों तरफ कोहराम मचा दे, आपको एक पल के लिए भी अकेला न छोड़े, जहां जहां आप जाए वहां वहां साईं की तरह पहुंच जाएं, तो कितना जुनून और पागलपन होगा। वाओ। शिखा की बात सुनकर कथ्या उसकी तरफ मुड़ी और उसके नाक पर हल्के से टैप करते हुए अपनी मनमोहक और आकर्षक आवाज में बोली, ऐसा मत कहिए शिखा, ये साइको आशिक सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, मगर असल जिंदगी में ये लोग बड़े भयानक और क्रूर होते हैं। इनसे तो जितनी दूरी बनाकर रखे उतना हमारे लिए बेहतर है। और पहली बात तो ये है कि आजकल के ज़माने में ऐसा सच्चा और टूटकर प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं। स्माइलिंग फेस। शिखा ने कथ्या के नाजुक गाल पर हाथ रखा और बोली, आपको तो ऐसा ही प्रेमी मिलेगा जो आपको टूटकर दिलों जहान से भी अधिक प्यार करेगा, आपके लिए पूरी दुनिया से भिड़ लेगा, क्योंकि आप है ही इतनी अच्छी और पॉजिटिव कि आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। स्माइलिंग फेस। शिखा की बात सुनकर कथ्या के सुंदर चेहरे पर बड़ी सी और आकर्षक मुस्कान आ जाती हैं और वो अपनी सहेली के चेहरे पर आए बालों की चीख करते हुए कहती है, जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें किसी साइको और गुस्सैल व्यक्ति से ना मिलाए, वरना हम तो वहीं ढेर हो जाएंगे। स्माइलिंग फेस। कथ्या मुस्कुराने लगी, तभी शिखा उसे परेशान करते हुए बोली, हम तो एकलिंग जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी कथ्या को एक साइको और गुस्सैल पति ही मिले। इतना कहकर शिखा वहां से भागने लगी और कथ्या मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगी।
तो ये है हमारी नायिका कथ्या राठौर, जो कि उदयपुर में ही एक राजपूत परिवार से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि राठौर खानदान की बेटी है, जो 2 दिन के लिए अपने बड़े भाई सा और भाभी सा के साथ नैनीताल घूमने आई है। साथ में अपनी सहेली शिखा को भी लेकर आई है। अपने आने वाले कल से अनजान और अपने होने वाले पति के वास्तविक रूप से अनजान कथ्या मुस्कुराती हुई शिखा के पीछे भागे जा रही थी। वहीं नैनीताल की ऊंची पहाड़ी इलाकों में एक ऊंची चोटी पर विशाल और आलिशान बंगला बना हुआ था, जिसकी विशाल छत पर काले कपड़े पहने हटे कट्टे बॉडी बिल्डर गार्ड्स चारों तरफ खड़े होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठे आदमी को गुस्से से घूर रहे थे। तभी उन सब के ऊपर आसमान में एक चोपर हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, जिसकी आवाज से सभी ने एक साथ ऊपर की तरफ देखा तो तुरंत वापस सभी ने नजरें झुका ली। वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठे आदमी के हाथ पैर या यूं कहें उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसके सिर पर मौत जो मंडरा रही थी कायम राणा के रूप में। कुछ ही पलों में उस चौपर ने बंगले की विशाल छत पर लैंड किया। उसके पंखे घूमना बंद हो गए और सारे गार्ड्स चोपर के दोनों तरफ लाइन से सिर झुकाकर खड़े हो गए अपने राणासा के स्वागत के लिए। चोपर का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से 2 गार्ड्स बाहर निकलकर सीढ़ी से नीचे उतरकर अपनी अपनी जगह धारण कर लेते हैं। और तभी एक आदमी जिसे देखकर लड़कियां तुरंत अपना दिल हार जाए, एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, रौबदार, दमदार और बेहद सख्त मिजाज का धनी पुरुष बड़ी शान और गुरूर से चोपर के दरवाजे से बाहर निकलने लगता है। उसका ऑरा, उसकी आहट और उसका इस दुनिया में होना ही अपने आप में बेहद आकर्षक और शानदार है। ब्लैक लॉन्ग शूज, ब्लैक पैंट और उसके ऊपर ब्लैक ओवरकोट पहने, बाल जेल से सेट और भावहीन सख्त चेहरे पर काला चश्मा लगाए वो शख्स व्यक्ति चोपर से नीचे उतर आया। उसके आते ही सभी गार्ड्स ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और आदर से बोले, खम्मा घनी राणासा, फोल्डेड हैंड्स। राणासा की नज़र तो नीचे आते ही सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठे उस आदमी पर पड़ी और उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी उनके हथेली और पूरे हाथ की नसें फूलने लगी। वो लगातार उस आदमी को घूरता रहा और अचानक से उसने अपना चश्मा उतार दिया, जिसे उसके एक गार्ड ने ले लिया। राणासा उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आहट से उनके कदमों की आवाज़ सुनने मात्र से वो आदमी थर-थर कांपने लगा और हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ़ कर दीजिए राणासा, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। फोल्डेड हैंड्स। राणासा के चलने का तरीका, उनकी स्टाइल, सब कुछ इतना परफेक्ट और आकर्षक है कि जिसे बयां नहीं कर सकते। लेकिन इनके माता पिता की मेहरबानी से जनाब बहुत ही हैंडसम और डैशिंग पैदा हुए हैं। राणासा ठीक उस आदमी के आगे जाकर खड़े हो गए और उसे घूरने लगे और अपनी भारी, सख्त, मर्दाना और रौद्र आवाज़ में बोले, सामने देखिए, फायर। राणासा के इतना कहते ही उस आदमी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली तो राणासा ने अपने से थोड़ी दूरी पर दाईं तरफ खड़े अपने गार्ड की तरफ अपनी तेज नज़र से देखा तो वो गार्ड तुरंत आगे आया और उसने जमीन पर बैठे उस आदमी के बाल पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और नफरत से बोला, हमारे राणासा की बात न मानकर तुमने एक और गुनाह कर लिया है। गार्ड को राणासा ने अपना हाथ दिखा दिया तो वो वहां से चला गया। उसके जाते ही राणासा अपनी गुस्सैल और तेज नज़रों से उस आदमी की तरफ देखते हुए अपने ओवरकोट को जैसे ही उतारने लगे तभी वो आदमी डरकर पीछे हटने लगा। अपने ओवरकोट को उतारकर उस गार्ड को सौंप रहे कायम राणा अपने ब्लैक शर्ट की स्लीव्स को बेहद डरावने तरीके से फोल्ड करते हुए उस आदमी को घूरे जा रहे थे। तभी वो आदमी उनके पैर पड़ गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, हमें माफ़ कर दीजिए राणासा, आज के बाद कभी किसी लड़की को गलत नज़रों से नहीं देखेंगे, कभी नहीं। बस एक बार माफ़ी दे दीजिए और हमें अपनी कंपनी बेदखल मत कीजिए। फ्यू फोल्डेड हैंड्स। उस आदमी के इतना कहते ही कायम ने अपनी शर्ट की स्लीव्स को अच्छे से फोल्ड कर दिया और अपनी दाढ़ी को बेहद डरावने तरीके से मसलते हुए अपनी दमदार और रौबदार आवाज़ में बोला, शर्ट की स्लीव्स तो हम शौक से फोल्ड करते हैं, बाकी डराने के लिए तो हमारी आंखें ही काफ़ी है। फायर। राणासा की बात में दम और सत्यता 1000% थी। सच में हर कोई उनकी काली गहरी और जुनूनी निगाहों के तेज को झेल नहीं सकता, अपने आप डर लगने लग जाता है। कायम अपनी गुस्सैल नज़रों से उस आदमी को देखते हुए डरावने तरीके से अपनी दाढ़ी और मूंछों में हाथ फेरते हुए बोला, आपके मामले पर हमने पूरी रात विचार किया कि आपको किस किस्म की क्रूर और निर्दय सजा दी जाएगी। उमम काफ़ी नीच किस्म के इंसान हैं आप, सड़क चलती लड़कियों को छेड़ते हैं, ये तो जानकर बड़ी हैरानी हुई हमें। पता चला 2 छोटे बच्चे और एक सीधी साधी बीवी है आपकी, जो कि अच्छे घर से है, लेकिन फिर भी आपने इधर उधर मुंह मारना नहीं छोड़ा। और फायर। इतना कहकर कायम ने अचानक से ही उस आदमी के गाल पर एक जोरदार का थप्पड़ जड़ दिया। वो आदमी अधमरा होकर तुरंत ज़मीन पर बेहाल गिर गया। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी गार्ड्स भी दंग रह गए। कायम ने उस आदमी को घिन से देखा और अपने हाथ रुमाल से साफ करते हुए बड़े गुरूर और रौब से बोला, मर्यादा, संस्कार और अपनी सभ्यता से बाहर जाने वाला हर एक शख्स हमारा दुश्मन ही है। जान से नहीं मारेंगे क्योंकि बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसे ऐसी सजा दी जाए कि ये नीच आदमी मरे नहीं और बाकी कुछ रहे नहीं। पाउटिंग फायर। उसके इतना कहते ही गार्ड उसका ओवरकोट लेकर उसके पास आया और उसे पहनाते हुए बोला, राणासा, महारानी सा का बार बार कॉल आ रहा है, वे जानना चाहती है कि आप उदयपुर कब लौट रहे हैं। गार्ड की बात सुनकर कायम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और छत के किनारे जाकर खड़ा हो गया और अपने भावहीन चेहरे से आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए अपनी दमदार आवाज़ में बोला,
मासा समझती ही नहीं है कि ऐसी कोई लड़की इस दुनिया में बनी ही नहीं है जो हमारे अनुसार होगी, जो कायम राणा के ढांचे में ढलेगी, जो हमारे रीति रिवाजों, सभ्यता और संस्कृति की मानकर एक बंद जीवन व्यतीत करेगी, जिस पर हमारी हुकूमत चलेगी, जिसकी जुबान तक ज़्यादा न खुलती हो, जिसकी खूबसूरती हो या अच्छाई हो, वो सब सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद सिर्फ हमारे लिए कायम राणा के लिए होनी चाहिए। ऐसी लड़की इस दुनिया में मौजूद नहीं, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं। फायर। कायम के इतना कहते ही नैनीताल की वादियों में एक ऊंची चोटी पर इधर उधर तितली की तरह उड़ती मुस्कुराती हमारी कथ्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी उसकी सहेली उसे छेड़ते हुए बोली, आपको तो हुकूमत चलाने वाला पति ही मिलेगा जिसकी मुट्ठी की आप प्यारी सी और खूबसूरत कैदी बन जाएंगी। टीयर्स ऑफ जॉय। शिखा की बात सुनकर कथ्या बड़ी नजाकत से अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाते हुए बोली, ऐसा कोई इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आजकल के ज़माने हुकूमत कौन ही चलाता है, सब लोग आम जिंदगी जीते हैं, खुशी खुशी जैसे हम जी रहे हैं, एकदम आज़ाद और स्वतंत्र होकर। और वैसे भी अब राजा महाराजाओं का ज़माना गया। अब स्माइलिंग फेस। देखा आप सब ने, दोनों कितने विपरीत स्वभाव के हैं, दोनों की सोच कितनी अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों का ही दिल साफ है। एक अपने दिल की सुनती है तो दूसरे ने दिल को दफन किया हुआ है और दिमाग की हुकूमत पर यकीन रखते हैं। कथ्या अनजान है कि हुकूमत चलाने वाला इस दुनिया में मौजूद है और वो कोई और नहीं, उसके होने वाले बेदर्द सयाह ही होंगे। और वहीं कायम भी अनजान है कि उसकी मुट्ठी में कैद होने वाली, उसको अपना दीवाना बनाने वाली, उसके साइकोनेस को बाहर लाने वाली भी इस दुनिया में मौजूद है, जो बहुत जल्द उसके सामने आने वाली है। कायम खामोश खड़ा आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देखे जा रहा था। उसे शादी करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उसकी शादी किसी गलत और बिगड़ैल लड़की से ना हो जाए जो उसके पूरे परिवार को संभालने की जगह तोड़ दे। एक बार अपने पिता की मृत्यु के वक्त उसने अपने परिवार को टूटते हुए देखा था और अब वो सब दोबारा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसे तो ऐसी ही लड़की अपनी बीवी के रूप में और राणा खानदान की बहू के रूप में चाहिए, जो उन सब के आगे झुककर रहे, उनके हर हुक्म का पालन सिर झुकाकर करे और पूरे परिवार को जोड़कर रखे, खासकर उसकी मासा को खुश रखे। काफ़ी देर सोचने के बाद कायम ने गहरी सांस ली और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बेहद आकर्षक और शानदार आवाज़ में बोला, मासा से कह दीजिए कल आ रहे हैं हम उदयपुर। फायर। गार्ड ने हाँ कह दिया और बोला, जी राणा सा, एक और बात करनी है आपसे, अगर इजाज़त हो तो। कायम अपनी दाढ़ी को मसलते हुए, हम। फायर। गार्ड, वो मिस्टर जयसिंह राठौड़ के साथ जो आपकी मीटिंग कल होने वाली थी उसका क्या करना है, क्योंकि कल तो उदयपुर जाना है। कायम, उनसे कह दीजिए कि मीटिंग आज शाम को सैंड डियोस रिजॉर्ट में होगी, उन्हें आना हो तो आ जाएं, वरना से हिम अ वेरी वॉर्म गुड बाय। फायर। गार्ड ने हाँ कहा और तुरंत अपने काम पर लग गया। उसके जाते ही कायम ने अपना फ़ोन निकाला और गैलरी में से अपने पिताजी वीर राघवेंद्र सिंह राणा जी की तस्वीर देखने लगा। कायम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो इस वक्त भावशून्य होकर अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में बोला, वादा किया था आपने कि कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन तोड़ दिया आपने वादा। लेकिन बाबा साहब, हम कायम सिंह राणा अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। आपकी छोड़ी गई सभी जिम्मेदारियों को हम निभा रहे हैं और आखिरी सांस तक निभाएंगे। मासा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, उन्हें उनकी हर खुशी देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी का भी दिल क्यों न तोड़ना पड़े। और वैसे भी ये दिल बड़ी बेकार चीज़ है, इसे तो दफन किया जाना ही बेहतर है। फायर। अपने फ़ोन को बंद करके वो बेदिल और भावहीन इंसान वहाँ से चला गया। वहीं नैनीताल के एक बड़े से आलिशान होटल के एक रूम में एक आदमी, जो यहीं कोई 30-32 साल का होगा, आईने के सामने खड़ा होकर अपने शर्ट की कॉलर को ठीक करते हैं आईने में से पीछे खड़ी अपनी नाराज बीवी को देखते हुए बोला, अरे अब इतना भी मुंह मत फुलाए, हमने तो पहले ही कहा था कि नैनीताल साथ चलना है तो अपनी अपनी जिम्मेदारी पर ही चलना, क्योंकि हम तो यहाँ बिजनेस के उद्देश्य से आए हैं। अपने पति की बात सुनकर स्वरा जयसिंह राठौड़ मुंह बनाते हुए बोली, हमें पता है, लेकिन आज तो आपकी कोई मीटिंग नहीं थी ना, तो अचानक से क्यों जा रहे हो? बोरिंग कही के अरे बीवी की ना सही, लेकिन अपनी प्यारी सी बहन के बारे में ही सोच लीजिए। वो तितली तो आज पूरा नैनीताल घूमने के इरादे से तैयार होकर बैठी है और उसके भाई सा मीटिंग करने जा रहे हैं। अनअम्यूज्ड जयसिंह अपनी बीवी की तरफ मुड़ा और अपना कोट पहनते हुए बोला, अब क्या करे, जिनके साथ मीटिंग है वो इंसान थोड़ा अलग ही किस्म का है, नाम तो सुना होगा, कायम सिंह राणा सा। स्वरा कुछ सोचते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो शहर के सबसे बड़े और रईस राणा खानदान के चिराग है ना, लेकिन इनके तो काफ़ी चर्चे सुने हैं कि इनका गुस्सा कुछ ठीक नहीं, हमारा मतलब है कि उग्रवादी है और घमंडी भी बहुत ज़्यादा है। जयसिंह, घमंडी हो या उग्रवादी, हमसे तो उनका बस बिजनेस का रिश्ता है, बाकी उनसे व्यक्तिगत तो कोई रिश्ता कभी जुड़ नहीं सकता, कोई लेना देना ही नहीं है। स्वरा, हाँ, हमें कौन सा उनसे कोई रिश्ता जोड़ना है, चलिए तो अब अपनी बहन से आप ही बात कर लीजिए, वरना वो तितली पूरे दिन उदास रहेगी। कुछ देर बाद जयसिंह और उसकी पत्नी स्वरा दोनों अपने रूम से निकलकर अपने बगल वाले कमरे के अंदर आए और बेड पर नज़ाकत और अदब से बैठी एक सुंदर सी कन्या को प्रेम से देखने लगे, जो उनके सामने देखकर इतने प्यार और मासूमियत से मुस्कुरा रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। अपनी प्यारी सी और खूबसूरत सी बहन को देखकर जयसिंह बोले, लाडो रानी, कैसा है हमारा नन्हा सा बच्चा? स्माइलिंग फेस।
अपने भाईसा को देखकर वो असीम सुंदरी अपनी जगह से खड़ी हुई और उनके पास जाकर अपने भाईसा और भाभीसा के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी शक्कर जैसी मीठी आवाज में बोली, हम तो ठीक है भाईसा, लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है उसे खुलकर हमसे कह दीजिए, यूं बेचैन मत होइए। स्माइलिंग फेस। अपनी बहन की बात सुनकर जयसिंह और स्वरा ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों को ही गर्व महसूस होने लगा। जयसिंह ने अपनी बहन के चेहरे को थाम लिया और प्रेम से बोले, कितनी सुलझी हुई और समझदारी बहन देकर गई है मासा हमें। खैर, आज कहीं घूमने नहीं ले जा पाएंगे, दरअसल जो मीटिंग कल होने वाली थी वो आज ही होगी, क्योंकि सामने वाले जनाब थोड़े सख्त और नियम कायदों के पक्के हैं, इसलिए जाना पड़ेगा लाडो। अपनी मासा का जिक्र होते ही कथ्या की प्यारी सी मुस्कान गायब हो गई और उदासी ने मुस्कान की जगह ले ली। ये देखकर स्वरा उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर बात को बदलते हुए बोली, ननंसा, इतना खूबसूरत चेहरा ईश्वर ने बनाया है तो इस पर उम्र भर मुस्कान बनाए रखे और इस उदासी को गोली मारकर भगा दीजिए। आज आप, हम और शिखा तीनों मिलकर घूमने जाएंगे। आपके बोरिंग भाईसा को जाने दीजिए उन मिस्टर सख्त और गुरूर वाले जनाब के साथ मीटिंग करने के लिए। स्माइल। कथ्या अपने दुख को अपने सीने में दफन करते हुए मुस्कुराकर बोली, वैसे हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तीनों भी भाईसा के साथ सैंड डियोस रिजॉर्ट चले, वहां पर इनकी मीटिंग चलती रहेगी और हम तीनों घूम लेंगे। कथ्या की बात सबको सही लगी और कुछ देर बाद वो चारों मिलकर अपनी गाड़ी में बैठकर सैंड डियोस रिजॉर्ट के लिए निकल गए। पूरे रास्ते कथ्या खिड़की से बाहर का नज़ारा देखे जा रही थी, उसके चेहरे पर आकर्षक मुस्कान थी। कुछ आगे जाने पर उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम की वजह से रुक गई। तभी उनकी गाड़ी के बगल में एक और लग्जरी और आलीशान ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकी, जिसके विंडो ग्लास भी ब्लैक कलर के थे, जिस वजह से अंदर बैठे कोई भी बाहर वालों को दिख नहीं रहे थे, लेकिन अंदर बैठा इंसान बाहर से सब कुछ देख सकता था। दोनों गाड़ियां अगल बगल ही खड़ी थी। तभी एक फूल बेचने वाला वहां आया। उसने ब्लैक मर्सिडीज की विंडो को खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कथ्या की नज़र जब उस बूढ़े आदमी पर पड़ी तो उसे दया आ गई और वह सोचने लगी कि इतना बेरहम और निर्दय इंसान कौन है जो एक गरीब इंसान की भी मदद नहीं करना चाहता। इतनी महंगी गाड़ी दिख रही है, मतलब पैसों की तो कोई कमी नहीं है, तो क्या वह थोड़े से पैसों से इन फूलों को नहीं खरीद सकता। कथ्या ने मन ही मन उसे आदमी को बहुत धिक्कारा और अपनी विंडो का ग्लास नीचे करते हुए अपनी मीठी आवाज़ में बोली, सुनिए। बूढ़े आदमी ने कथ्या की आवाज़ सुनी और उसके पास गया और कथ्या ने उससे सारे फूल खरीद लिए तो बूढ़ा आदमी खुश होकर कथ्या को दुआ देते हुए बोला, कितनी प्यारी बच्ची हो आप, ईश्वर करे आपको इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिले कि जिससे पूरी दुनिया को रश्क हो जाए और आपकी ज़िंदगी खुशहाली से भरपूर हो जाए। बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और तभी कथ्या की गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी और वो बगल वाली मर्सिडीज गाड़ी तो और तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। वहीं उस गाड़ी की बैक सीट पर शान और गुरूर से बैठे कायम सिंह राणा, जिनकी नज़र अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, वह अपनी भारी आवाज़ में बोले, अभी कुछ देर पहले जो फूलों वाला यहाँ पर आया था उसके घर पर अच्छे खासे पैसे पहुँचा दिए जाए, इसके अलावा उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी भी पूर्ति की जाए। फायर। कायम की बात सुनकर उसके गार्ड ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद कायम की गाड़ी रिसोर्ट पहुंच गई। उसके रिजॉर्ट पहुंचते ही वहां का पूरा स्टाफ उसके स्वागत के लिए पहुंच गया। अब इतनी बड़ी हस्ती उनके यहाँ पर आई थी जिससे उनकी होटल का यानी कि रिसोर्ट का नाम भी फेमस हो सकता था। इसके अलावा इतना बड़ा बिजनेसमैन आया है तो जाहिर सी बात है फ़ायदा तो बहुत ही होगा रिजॉर्ट वालों का। कायम के 10-15 गार्ड्स वहां पर सिर झुका कर खड़े थे। एक गार्ड गाड़ी से बाहर निकला, उसने बैक सीट का दरवाजा खोला तो मिस्टर कायम सिंह राणा सा अपनी शान और गुरूर से अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए एटीट्यूड से रिसोर्ट के अंदर जाने लगे। उनके गार्ड्स भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। वह चलते हुए इतना ज़्यादा हैंडसम और आकर्षक लग रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। कोई भी लड़की दीवानी आसानी से हो जाती, लेकिन उस लड़की की किस्मत थोड़ी खतरनाक ही होगी जो उनकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि जनाब के पास तो दिल ही नहीं है ना। कथ्या भी रिजॉर्ट पहुंच गई। जय सिंह तो अपने पीए के साथ जल्दी से अंदर चला गया। वहीं स्वरा, शिखा और कथ्या तीनों खुशी से उस पूरे रिजॉर्ट में घूमने लगी। चलते चलते वो तीनों रिजॉर्ट के पूल एरिया में चली गई जहां पर बहुत से लोग एंजॉय कर रहे थे। आसपास का नज़ारा देखकर कथ्या बोली, सब कुछ कितना सुंदर है, कितना सुकून देने वाला है, लेकिन न जाने क्यों आज हमें एक अलग ही एहसास हो रहे हैं, एक अलग ही बेचैनी हमें परेशान कर रही है। ऐसा लगता है कि अब से हमारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, कुछ तो होने वाला है। शिखा ने मजाक करते हुए कहा, अरे हाँ, आज तो आपके होने वाले पतिदेव, ओह सॉरी, आपके होने वाले साइको पति मिलने वाले हैं जिनकी तूफानी और जुनूनी निगाहों और नज़रों में आप आज से हमेशा हमेशा के लिए कैद होने वाली हो। आपको पकड़ कर ले जाएंगे वो और साइको ने इस वाली दुनिया में कैद कर देंगे। टीयर्स ऑफ जॉय। इतना कहकर शिखा जोर जोर से हंसने लगी। वहीं कथ्या खामोशी से उसे देखने लगी। उसे आज अजीब सा एहसास हो रहा था, जो अच्छा था या बुरा वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन घबराहट जरूर होने लगी थी। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में बोली, हे एकलिंग जी महाराज, जिंदगी में बस एक तमन्ना की है कि जीवन साथी ऐसा मिले जो हमें कभी डांटे ना।
गलती होने पर प्यार से समझा दे और प्यार करे तो दिल से करे, लेकिन प्लीज़ प्यार में पागल ना हो। हमारा मतलब है कि हमें साइको लोगों से ज़रा डर लगता है, उनकी सनक और पागलपन आम इंसान के लिए ठीक नहीं होती। हमें आम इंसान से ही शादी करनी है, किसी साइको या सनकी से नहीं। कथ्या की चुप्पी देखकर स्वरा ने शिखा के कान खींचा और बोली, अरे वाह, हमारी तितली जैसी नाजुक सी गुड़िया के लिए आप इतने सख्त और साइको पति की दुआ कर रही है, ये तो गलत बात है। हमारी कथ्या लाडो को तो सीधा साधा और शांत स्वभाव का जीवन साथी मिलेगा। शिखा मुस्कुराने लगी, तभी कथ्या उन दोनों के पास आकर बोली, भाभी सा, इनसे कहने का कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सीधा सजा दीजिए, वो भी ये कि इन्हें वापस कार के पास भेजिए। दरअसल हम अपना हैंडबैग भूल गए हैं, उसमें फ़ोन भी है, कल से किट्टी को देखा नहीं है तो चिंता हो रही है। स्वरा, शिखा को रहने दीजिए, हम लेकर आते हैं आपका बैग। इतना कहकर स्वरा तो वहां से चली गई और शिखा को थोड़ी दूरी पर एक फूड स्टॉल दिखाई दिया और वो खुशी से बोली, कथ्या आप यहीं रुकिए, हम कुछ टेस्टी सा खाने के लिए लाते हैं। स्माइलिंग फेस। इतना कहकर शिखा भागते हुए वहां से चली गई और कथ्या हमारी प्यारी सी तितली आसपास के प्राकृतिक वातावरण को महसूस करते हुए गहरी सांस लेते हुए पूल के किनारे टहलने लगी। आज उसने डार्क ब्राउन कलर का लॉन्ग शिफॉन का गाउन पहना हुआ था, जिस पर उसी कलर का दुपट्टा भी ले रखा था। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस वजह से कथ्या के हल्के भूरे और ज़्यादा काले बाल हवा में लहरा रहे थे और बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें वो हटाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही थी। वहीं पूल के ठीक सामने रिजॉर्ट की बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर बने एक बड़े से हॉल में कायम गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। उसकी एक इंपॉर्टेंट फाइल उसके गार्ड से गुम हो गई थी, जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे और उन सब पर कायम बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा था। सबकी हालत खराब हो रही थी अपने रानासा के गुस्से से। कायम गुस्से में आकर हॉल की बड़ी विशाल कांच की दीवार वाली खिड़की के पास आया और गुस्से से नीचे घूरने लगा। तभी उसकी नज़र पूल के किनारे बैठे 2 लड़कों पर पड़ी, जिनकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कायम ने उनकी नज़रों का पीछा किया तो पाया कि ये आवारा लड़के पूल के दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की को अपनी गंदी नज़रों से देख रहे थे। वहीं वो लड़की इन सबसे अनजान मज़े से टहल रही थी। उस लड़की की पीठ देखते ही कायम के बदन से हर उठा और अजीब सी हलचल बदन में होने लगी, जैसे कि इस लड़की से उसका कोई नाता है। लेकिन क्रूर और गुस्सैल कायम ने अपनी भावनाओं को दरकिनार करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी दमदार आवाज़ में बोला, पता नहीं आजकल की लड़कियां कौन सी दुनिया में मग्न रहती है, जो उन्हें अपने आसपास का कुछ पता नहीं चलता। अब इन्हें ही देख लीजिए, तितली की तरह उड़ रही है, बिना ये जाने कि दरिंदे लूटने को तैयार बैठे हैं। पाउटिंग। गुस्से में आकर कायम ने अपनी नज़रें हटा ली, तभी उस लड़की का दुपट्टा उड़कर आगे जाने लगा और वो लड़की बेचैन होकर अपने तन को ढकते हुए खड़ी खड़ी घबराने लगी। ये नज़ारा देखकर उन आवारा लड़कों को बड़ा मज़ा आने लगा और वे कथ्या को ऊपर से नीचे तक गंदी नज़रें से देखने लगे। वहीं ऊपर खड़े कायम ने जब ये देखा तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वहीं उन लड़कों में से एक लड़का खड़ा हुआ और कथ्या की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर कथ्या डरते हुए पीछे हटने लगी। कायम की कथ्या का चेहरा दिख नहीं रहा था, बस पीठ दिख रही थी। कथ्या पीछे हटती जा रही थी, तभी कायम ने देखा कि ये लड़की तो पूल के अंदर गिरने वाली है। वो कुछ करता इससे पहले कथ्या पानी में गिर गई और वे लड़के उसके ऊपर हंसने लगे। वहीं आसपास मौजूद लोग तमाशा देख रहे थे। कथ्या को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में तड़प रही थी, मदद के लिए बोल भी नहीं पा रही थी। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर कायम बेहद गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, गार्ड, जाए इस लड़की को पूल से बाहर निकालिए। पाउटिंग। गार्ड तुरंत वहां से भागा और कायम एक टब पूल के अंदर खड़ी कथ्या की पीठ को गुस्से से देखने लगा। तभी गार्ड वहां आया और कथ्या को बचाने के लिए पूल के अंदर चला गया और जैसे ही उसे छूने लगा तभी ऊपर से कायम जोर से बोला, दूर रहिए उनसे, उन्हें कोई नहीं छू सकता। पाउटिंग। कायम की ये आवाज़ चारों तरफ गूंजी थी और इसे सुनकर सब लोग हैरानी से ऊपर की तरफ देखने लगे, सिवाय कथ्या के, क्योंकि इस वक्त उसे ना कुछ दिख रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। कायम को खुद को पता नहीं था कि उसने एक अनजान लड़की के लिए ऐसा क्यों कहा था और वो तेज़ी से पूल की तरफ बढ़ने लगा। वहीं कथ्या घबराए जा रही थी, तभी शिखा भागते हुए वहां पर आए और अपनी सहेली को ऐसे देखकर परेशान होने लगी। गार्ड कथ्या से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा था, उस पर नज़र रखे हुए। कुछ ही पलों में कायम वहां पर पहुंच गया और बेचैनी से पानी के बीचों बीच नजरें झुकाकर खड़ी कथ्या को देखने लगा। कायम सिंह रानासा का दफन दिल धक धक करने लगा उस अनजान लड़की को इस तरह देखकर। वहीं कथ्या का दिल भी धक धक करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद करीबी इंसान यहाँ मौजूद है, जिससे जन्मों जन्मांतर का नाता जुड़ने वाला है, जो सिर्फ उसका है और कथ्या सिर्फ जिसकी है। कायम की जुनूनी काली निगाहें कथ्या के चेहरे को देखने की कोशिश किए जा रही थी। कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके बताइए दोस्तों। आज भी बड़ा पार्ट दिया है तो ढेर सारे कमेंट करते रहिए ताकि अगला पार्ट अपलोड करूंगा। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है और कथ्या को देखकर कायम का रिएक्शन क्या होगा? कितना गुस्सा, जुनून और तलब होगी? डू सपोर्ट एंड कमेंट गाइज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।